तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 10 से, जहां हम देखेंगे टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम। इसके पहले हमने क्या देखा, स्टैटिक, डायनेमिक, कॉजल, नॉन कॉजल, लीनियर, नॉन लीनियर, ये हमने इसके प्रीवियस देखे थे। अभी हमारा है फोर्थ, ठीक है, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम। तो यहीं से जो कॉन्सेप्ट है LTI का वो निकल के आता है। LTI में L क्या है आपका, लीनियर, जो कि ये वाला है, और इसका जो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट है तो ये TI ये है। तो जो भी सिस्टम लीनियर होंगे प्लस टाइम इनवेरिएंट होंगे तो उन्हीं सिस्टम को हम कह सकते हैं कि वो LTI सिस्टम्स हैं, जो कि पूरा हम LTI सिस्टम पढ़ेंगे आगे अपने सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर। एनी डिले, वेट अ मिनट, एनी डिले प्रोवाइडेड इन इनपुट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन आउटपुट। अगर इनपुट में हमने कोई भी डिले डाला हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आउटपुट में भी, फॉर अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड के साथ क्या एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी। तो देखते हैं इसको ब्लॉक डायग्राम से। आपने XT अप्लाई किया एक सिस्टम में, आपने उसका आउटपुट ले लिया। अब आपने आउटपुट में डिले डाला है आपने। यहाँ पे आपने इनपुट में पहले डिले डाला, फिर इसको सिस्टम से पास करा के आपने आउटपुट लिया है। तो बेसिकली ये जो आउटपुट है वो ये विदाउट डिले है, ये विद डिले के है, दोनों आउटपुट ही हैं। तो लाइक हमने लिया साइन टी, ओके, साइन टी हमने लिया है। तो यहाँ पे हमने पहले सिस्टम से पास कराया तो हमारा जो फंक्शन है वाई टी वो साइन टी बना, इस जगह पे वो साइन टी बना, साइन टी इंटू एक्स टी हमारा फंक्शन है, ठीक है। वाई टी इजकल टू साइन टी इंटू एक्स टी सिस्टम से पास करा के बना। उसके बाद हमने उसको डिले डाल दिया टी नॉट का, तो वो हमारा बन गया, उसको हम बोलेंगे वाई टी माइनस टी नॉट या फिर साइन टी माइनस टी नॉट इंटू एक्स टी माइनस टी नॉट के इक्वल। तो ये तो पहली कंडीशन हुई। जब आपने पहले डिले डाला तो एक्स टी माइनस टी नॉट आपका पहले ही बन गया। अब आप इस फंक्शन को पास कराओगे, आपकी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन में साइन टी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका एक्स टी जो होगा उसमें साइन टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो साइन टी मल्टीप्लाई हो गया और एफ टी आपका जो भी मतलब एक्स टी है, तो एक्स आपका टी माइनस टी नॉट पहले ही बन गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है बिकॉज ऑफ ये साइन टी माइनस टी नॉट है, ये ओनली साइन टी है। तो ये हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम है। हमें क्या चाहिए था, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जैसा हमने जो हमें सॉल्यूशन ऊपर वाले केस में मिलेगा वही सॉल्यूशन नीचे वाले केस में मिलेगा, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। मतलब मान सकते हैं कि राइट और रॉन्ग, राइट टाइम इनवेरिएंट है, रॉन्ग टाइम वेरिएंट है। बाकी लोग ही आप जाके देख सकते हैं। तो चेक टाइम इन वेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। तो एक्स ऑफ टू टी ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है, एक्स ऑफ कॉस टी ये भी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, एक्स ऑफ ई टी। तो ये क्या है, मतलब एक कंक्लूजन के लिए है, ये सारे टाइम वेरिएंट है, सारे टाइम वेरिएंट है ये। इफ देयर इज एनी टाइम स्केलिंग होगी अगर कोई भी इन इधर एक्स टी और वाई टी, द सिस्टम विल बी टाइम वेरिएंट। तो जैसे ही आप स्केलिंग देखेंगे, अच्छा लीनियर नॉन लीनियर इसका जस्ट अपोजिट था, वहां पे स्केलिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, जस्ट फॉर रिवीजन। अब आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन टी से, ओके। तो ये भी आपको क्या देगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम ही देगा, ये टाइम वेरिएंट। ये तो भी ऊपर देखा ही था एग्जाम्पल, एक बार में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, दूसरी बार में साइन टी में आपको कोई भी डिले नहीं मिलेगा। फिर आपने टी स्क्वायर का देख ले, वो भी टाइम वेरिएंट। तो और क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि अगर कोफिशिएंट कोई भी मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट इन द सिस्टम रिलेशनशिप इज फंक्शन ऑफ टाइम, जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है वो क्या है, फंक्शन है टाइम का फंक्शन है। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा, ओके। तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, साइन टी, कॉस टी, टेन टी, टू टी, टी की पावर क्यूब, टी की पावर स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी आपने जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया है वो कोफिशिएंट कहीं से भी अगर टी का फंक्शन है, मान लीजिए टी की पावर टू प्लस टू, तो इससे मतलब नहीं है, ये मल्टीप्लाई किया एक्स टी में, ये जो कोफिशिएंट है इसमें टी आ गया, बस ये यहीं पे टाइम वेरिएंट हो गया। ऐसी कोई भी फंक्शन हम एलटीआई सिस्टम में डील नहीं करेंगे, अच्छी बात है, डील नहीं करेंगे, ओके। आगे देखते हैं, ई रेज टू टी एक्स टी, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो वही वाली बात आती है कि एक बार तो ई रेज टू टी इसमें भी डिले हो जाएगा, बट नीचे वाले ब्लॉक डायग्राम के केस में नहीं होगा। तो टाइम वेरिएंट एक्स ऑफ टी माइनस वन, एक्स ऑफ टी प्लस वन,
ओके, टी लेस देन जीरो के लिए, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो यहाँ सीधे से इसका क्या मतलब है कि यू टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यू माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए टाइम वेरिएंट। सिमिलरली देखते हैं नाइन्थ, तो एक्स ऑफ टी माइनस वन, एक्स ऑफ टी प्लस वन, दिस इज डिफाइंड फॉर टी लेस देन माइनस टू। तो ये जब भी इस तरीके से लिमिट आती है आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, विदाउट लिमिट्स यू से मल्टीप्लाई करके, स्टेप फंक्शन के उससे मल्टीप्लाई करके। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या है, कोफिशिएंट है जो कि डिपेंड कर रहा है टाइम पे, सीधे से हम लिख देंगे टाइम वेरिएंट। ओके, देखना नहीं है ज़्यादा, मतलब बेसिक जो अपने बनाए हैं, जो पॉइंट्स बनाए हैं याद रखें हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है, उनको याद रखना है आखिरी तक, एग्जाम के दिन तक, और वहाँ पे जाके सीधे से अच्छा ये ऐसा है वैसा है। वाइट इजकल टू कॉस टी प्लस एक्स टी, ये भी सीधे से टाइम वेरिएंट। ओके, कॉस टी आपका क्या टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट है, आपने प्लस माइनस भी किया है तो भी, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे आप प्लस माइनस करो, तो टाइम वेरिएंट होगा। फिर टू प्लस एक्स टी, दिस इज क्या है, ये कांस्टेंट, यहाँ पे चीज़ बदल जाएगी, ये कांस्टेंट है, इसको आप करेंगे, ये पहला वाला केस ब्लॉक डायग्राम, ऊपर से चाहे गुजरेंगे नीचे से गुजरेंगे दोनों इक्वल, तो ये टाइम इनवेरिएंट होगा। तो ये बात क्यों बोली गई थी कि कोफिशिएंट जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, उससे चेंज नहीं आएगा। इफ एनी टाइम इंडिपेंडेंट एडेड और सब्ट्रैक्ट टर्म अदर देन इनपुट और आउटपुट is available in the system relationship, then system will be time invariant। ओके, करेक्ट वाला केस। और अगर डिपेंडेंट होगा तो टाइम वेरिएंट। ओके, फॉर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। तो टाइम इनवेरिएंट के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही होनी चाहिए, उनको देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। देयर शुड नॉट बी एनी टाइम स्केलिंग इधर इन एक्स टी और वाई टी, तो कोई भी टाइम स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। कोफिशिएंट इन द सिस्टम रिलेशन शुड बी कांस्टेंट, कोफिशिएंट हमारा टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, कांस्टेंट का मतलब है टाइम इंडिपेंडेंट। एनी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म अदर देन इनपुट और आउटपुट ईदर बी जीरो और कांस्टेंट। तो एडेड या सब्ट्रैक्टेड टर्म जो भी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो मतलब वही बात है कि प्लस माइनस वाला टर्म ये जो पहला है, और जो मल्टीप्लाई वाला है, डिवाइड वाला है, तो ये सब कुछ कांस्टेंट होने चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है। ओके, सब कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम डिपेंडेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे प्लस माइनस में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के चेक करते हैं। हमारा फंक्शन है इवन टी, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी 2/2। एक्स ऑफ माइनस टी का सीधे से मतलब है टाइम स्केलिंग, एक्स ऑफ माइनस टी करते हैं टाइम पे स्केल कर दिया, तो ये टाइम वेरिएंट होगा। एक्स ऑफ टी प्लस वन, एक्स ऑफ टी माइनस वन, टी माइनस टू, ये क्या है, टाइम शिफ्टिंग, दिस इज नॉट टाइम स्केलिंग। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, तो ये टाइम इनवेरिएंट है, यहाँ कोई भी टाइम स्केलिंग नहीं है, दिस इज टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग इज अलाउड। रियल ऑफ एक्स टी, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी, तो यहाँ पे भी कोई वायलेट नहीं हो रहा, हमारा तीनों केस फुलफिल हो रहे हैं। ओके, टाइम इनवेरिएंट। यहाँ पे क्या हमने देखा था, पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन होता है, तो ये जो टी है इसको आप यहाँ पे रखो फिर चेक करो, ये क्या बन गया एक्स टी। एक्स टी क्या है, तीनों केस को फॉलो कर रहा है, टाइम इनवेरिएंट है। 2t को रखो एक्स ऑफ 2t, ये टाइम वेरिएंट है, क्यों, यहाँ पे स्केलिंग हो जा रही है, ये टाइम वेरिएंट है, ये स्केलिंग हो जा रही है, 2 से स्केल कर दे रहे हैं। ये t है एक्स ऑफ t, यहाँ पे हमने cos t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos t x t बना, t रखने पे, टाउ की जगह t रखने पे, तो टाइम वेरिएंट। यहाँ पे 7th वाले केस में माइनस इन्फिनिटी से t cos टाउ प्लस, यहाँ पे cos टाउ जो है या cos t है वो हमने भले ही प्लस किया है या मल्टीप्लाई किया है, फिर भी वो टाइम वेरिएंट है, क्योंकि cos t डिपेंड करता है टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स। इफ देयर इज 1-to-1 मैपिंग, ओके, 1-to-1 मैपिंग अगर है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन सिस्टम विल बी इन्वर्टिबल। इसको समझते हैं, मतलब हमने क्या बनाया, एक्स टी और वाई टी, मतलब मान लो वाई टी की वैल्यू है 4, तो वाई टी की जो वैल्यू है वो एक्स की एक यूनिक वैल्यू के लिए होनी चाहिए, ना कि 2 वैल्यू के लिए होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर बोले एक्स ऑफ 2t, अब इसमें आप 2 रखो तो आपको एक्स ऑफ 4 देगा, ठीक है। एक्स ऑफ 4 सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब इसमें आप 2 रखोगे टी की जगह, वरना कभी नहीं मिलेगा। अगर आप बोल दें एक्स ऑफ टी स्क्वायर और आपको चाहिए एक्स ऑफ 4 आउटपुट में, तो एक्स ऑफ 4 बनाने के लिए एक्स ऑफ टी स्क्वायर से 2 केस में बन सकता है, आप टी की जगह -2 भी रख सकते हो और +2 भी।
वहाँ 1-to मैपिंग नहीं रहेगी। ये चीज़ समझने की बात है। अब एक और समझने की बात है इंपॉर्टेंट, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में है। इन्वर्टिबल का मतलब है कि ये आपका पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन। अगर यहाँ से 1-to-1 मैपिंग है, ओके 1-to-1 मैपिंग है, तो ये आपका xt है, ये आपका yt है। इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है कि वो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब आप आउटपुट से इनपुट पे जा सकते हैं कि नहीं। ओके, अब आउटपुट से इनपुट पे आप तभी तो जाएंगे ना जब एक ही पाथ होगा आउटपुट से इनपुट जाने के लिए, मतलब हर एक आउटपुट केवल एक इनपुट के लिए मैप है। अगर कोई भी आउटपुट एक से ज़्यादा इनपुट के लिए मैप होगा, लाइक दिस, ये आउटपुट है और ये 2 इनपुट के लिए मैप है। अब आप जब पीछे जाएंगे इनवर्स लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, केओस होगा, वो सही नहीं है। इसलिए क्या है कि हर एक आउटपुट एक ही इनपुट के लिए मैप होना चाहिए, 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। इस पॉइंट को बार बार रिपीट करके बोला जा रहा है। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन इन्वर्स सिस्टम फॉर एनी इन्वर्टेबल सिस्टम, मतलब इन्वर्टेबल सिस्टम पढ़ते ही इसलिए हैं कि उस तरीके का सिस्टम का हम इन्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। इफ देर इज मैनी टू वन मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मतलब हिंदी में एक आउटपुट के लिए काफ़ी सारे इनपुट हैं, ठीक है, मोर देन वन इनपुट है, तो हमारा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टेबल। अब उसका हम इन्वर्स नहीं बना सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिजाइन एनी इन्वर्स सिस्टम फॉर एनी नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। इफ एनी इन्वर्टेबल सिस्टम इज कैस्केडेड विद इट्स इन्वर्स, अगर किसी इन्वर्टेबल सिस्टम को उसके इन्वर्स के साथ कैस्केड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, सीधे आपको 1 ही मिल जाएगा। मान लो एक सिस्टम 2 है, उसका इन्वर्स है 1/2, दोनों को कैस्केड कर दो, आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सीधी सी बात है। तो कैस्केड करने पे एक इन्वर्टेबल सिस्टम को किसके साथ, उसके इन्वर्स के साथ, आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। देख लेते हैं, ये xt है, पहले इन्वर्टेबल सिस्टम में आपने इसको भेजा, आपको आउटपुट मिला yt, फिर इसका आपने इन्वर्स कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, xt। इसका जो गेन है, ठीक है, कंपोजिट सिस्टम, इसका गेन की बात कर रहे हैं हम, इसका जो गेन है, गेन इसका होगा आउटपुट अपॉन इनपुट 1। क्यों, आपका फाइनल आउटपुट क्या है, फाइनल आउटपुट है आपका xt, इस पूरे डायग्राम का फाइनल, और इनपुट क्या है प्रीवियस आपका xt, xt/xt इज 1। ओके, इसको देखते हैं। लाइक हमने एक सिस्टम लिया yt इक्वल टू 10 + xt, तो इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल को करने के लिए आप क्या करेंगे, एक आप ऐसे ग्राफ टेबल टाइप का बनाएंगे xt और yt के बीच में। आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे yt की जो कि इसके अंदर से निकलती है, इस फंक्शन के लिए निकलती है। तो अगर आप 20 ले रहे हैं, 20 लेने के लिए आपको 10 यहाँ रखना पड़ेगा xt की जगह, तो 10 रखेंगे तभी 20 आएगा, और कुछ भी रखेंगे तो इसका yt का आंसर 20 नहीं आ सकता। मतलब ये इन्वर्टेबल सिस्टम है और इसका हम एक इन्वर्स सिस्टम बना सकते हैं। ओके, तो जो हमको फाइनल वही xt की वैल्यू दे देगा अगर हमने xt से शुरू किया है तो। चेक इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम, यहाँ से शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। x²t, ठीक है, x²t अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल भी लिया था जो कि नॉन इन्वर्टेबल है। क्यों, अगर आप 25 लेते हैं तो वो आपको 5 के लिए मिल रहा है, हमने एक चेक किया 25 हमको 5 के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये रिलेशन करेक्ट है पर ये अधूरा है, -5 के लिए भी मिलेगा। ओके, 16 लिया, 16 हमको -4 और 4 दोनों के लिए मिल रहा है, मतलब 2 अलग इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, या एक ही आउटपुट 2 अलग इनपुट से बन सकता है, दोनों बातें सेम है, तो उस केस में ये नॉन इन्वर्टेबल होगा। मॉड xt भी नॉन इन्वर्टेबल होगा। मॉड xt नॉन इन्वर्टेबल कैसे होगा, इसका ग्राफ आप देख लो, ये इसका ग्राफ होता है और y की इस वैल्यू पे आप दो अलग अलग x की वैल्यू के लिए आपको ये y की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इस वजह से ये हमारा क्या है, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम, इसके ग्राफ से दिख जाता है। उसके बाद और आते हैं आगे, ज़्यादातर इवन वाले सिस्टम जो हैं, ठीक है, इवन ग्राफ है जो सिमेट्रिक होता है इसके एक्सिस के अबाउट, जो इधर होगा वही इधर होगा, तो वो y की एक वैल्यू जो आपको फाइनल वैल्यू है वो x की 2 वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगा, तो वो ज़्यादातर नॉन इन्वर्टेबल ही होते हैं। ओके, u ऑफ xt क्या है, xt के ऊपर हमने स्टेप ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो ये नॉन इन्वर्टेबल है। क्यों, ये तो सीधे सीधे दिखता है, क्योंकि u अगर किसी चीज़ पे आप u लगा रहे हो, u फंक्शन क्या होता है ऐसा, xt कुछ भी है। अब बहुत सारी xt की वैल्यूज के लिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट तो 1 ही मिलेगा या 0 मिलेगा, ये तो कभी भी u वाला फंक्शन तो कभी भी हो ही नहीं सकता। मतलब किसी ग्राफ में अगर मतलब ग्राफ का आउटपुट कांस्टेंट लाइन है, जैसे डीसी सिग्नल,
ठीक है, यूटी और सिग्नम टी, ये सब सिग्नम टी नहीं, ये सब आपको नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम ही बना के देंगे। लाइक xt/2 हमने लिया, xt/2 लिया तो 1 हमने आउटपुट में चाहा तो हम 2 रखेंगे तो 2/2 1 बन जाएगा, ठीक है, -1 तो -2 से, तो हर एक आउटपुट के लिए यूनिक इनपुट है, तो ये इन्वर्टिबल सिस्टम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिग्नम टी हाँ मैंने बोला था, सिग्नम टी वही चीज़ है कि आपकी इस एक्स के ऊपर देखो, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर देखो, कहीं में देखो, ये आपका वाई की यही वैल्यू है, यही वैल्यू है वाई की, तो ये आपका नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम है। ग्राफ देख के तो और आसानी से बता सकते हैं, और ग्राफ की प्रैक्टिस करते करते हो जाएगी, तो ये आपका नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम है। dxt/dt डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको एक वैल्यू ले लेंगे, मान लो आपने ले लिया 6, ओके, 6 वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, आपका अगर 6x है तो मिलेगी, और ओके 6x है, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, आपको मिलेगा 6। आप इस फंक्शन में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अब x तो ये x से इंडिपेंडेंट हो गया, x तो चला गया, वो आंसर 6 ही रहेगा, आंसर 6 पर अटक गया, जैसे कि 0। आप किसी भी कांस्टेंट का जो कि 1 2 3 है, आप डिफ्रेंशिएशन करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ऑलवेज 0। तो जब ऑलवेज सेम आंसर मिलेगा तो ये तो सीधे सीधे नॉन इन्वर्टिबल हो गया। तो एकदम याद रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन आपका जो फंक्शन होता है वो नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम बनाता है। साइन ऑफ एक्स टी, साइन ऑपरेटर लगा दिया आपने एक्स के ऊपर, अच्छा साइन तो काफ़ी सारी वैल्यू के लिए 0 है, साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 2π 0 होता है, साइन 3π 0 होता है, 4π 0 होता है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई साइन का 0 होगा, तो ये नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है। अब इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ सिस्टम रिलेशनशिप इज आउटपुट इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट, कुछ इस तरीके का है, और ये जो फंक्शन हमने जो मल्टीप्लाई किया है इनपुट के संग, अगर वो 0 है, इफ एफ टी इक्वल टू 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टिबल। अगर ये 0 है कभी भी, मतलब 0 मतलब है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे साइन टी, मतलब ऐसा नहीं कि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 0 इंटू एक्स टी, ऐसा नहीं, साइन टी इंटू एक्स टी या कॉस टी इंटू एक्स टी, कॉस टी भी आपका कॉस 90 0 होता है, तो एक इंस्टेंट ऐसा आया π/2 जहाँ पे वो 0 हो गया, ओके, तो हमारा सिस्टम जो होगा फाइनल ये नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होगा, इसको याद रखेंगे, नॉन इन्वर्टिबल होगा। इफ अगर ये नॉन जीरो है फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कोई भी ऐसा इंस्टेंट कभी आ ही नहीं सकता कि आपका जिसके संग आपने मल्टीप्लाई किया था इनपुट का वो 0 हो, तो आपका सीधे सीधे हम बोल देंगे कि वो इन्वर्टिबल सिस्टम बनाएगा, ओके। देखते हैं t -2 इंटू एक्स टी, t-2 पे आप इसको 2 पे t को 2 रखेंगे, आपको 0 दे देगा, तो ये नॉन इन्वर्टिबल है। कॉस टी एक्स टी अभी देखा ही था, कॉस टी तो आपका कॉस 90 पे 0 होता है, n π/2 के सारे मल्टीपल, तो ये नॉन इन्वर्टिबल। 1 + t² कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी, ओके, चेक कर लेंगे आप खुद भी, तो ये हमारा टाइम इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। अब हम आगे देखते हैं स्टेबल एंड नॉन स्टेबल सिस्टम, ओके, स्टेबल एंड नॉन स्टेबल सिस्टम, तो ये काफ़ी कॉमन टॉपिक और आगे तक चलेगा, ये आपका जाएगा कंट्रोल सिस्टम तक। तो इट फॉलोज बीवो क्राइटेरिया, कहते हैं बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। आपके हर किसी बाउंडेड इनपुट के लिए, बाउंडेड मतलब एम्पलीट्यूड में बाउंडेड, आपका इनपुट जो है उसका एम्पलीट्यूड कभी इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट नहीं जाना चाहिए, तो आपको बाउंडेड आउटपुट भी अगर मिल जाता है, ओके, एक्स टी और वाई टी दोनों बाउंडेड हैं, तो आपका सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा। इफ आउटपुट ऑफ सिस्टम इज फाइनाइट और बाउंडेड, फाइनाइट का मतलब बाउंडेड एक ही बात है, इन एम्पलीट्यूड, जैसे कि मैंने बोला एम्पलीट्यूड में, ओके, फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल फाइनाइट और बाउंडेड एम्पलीट्यूड इनपुट, हर एक इनपुट मतलब बाउंडेड इनपुट के लिए, देन सिस्टम्स विल बी स्टेबल, ठीक है, इन एम्पलीट्यूड एंड नॉट इन टाइम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बाउंडेड सिग्नल एंड अनबाउंडेड सिग्नल की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या थ्योरी क्या है, डेफिनेशन क्या है। एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल इज फाइनाइट, अगर उसके एम्पलीट्यूड की बात करें वो फाइनाइट है, देन सिग्नल इज कॉल्ड बाउंडेड सिग्नल। जैसे कि साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी क्या है, जैसे साइन टी है, ये है, वो जा तो इन्फिनाइट तक रहा है, पर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 और -1 के बीच में ही फिक्स है, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, नॉट इन टाइम एक्सिस,
डीसी सिग्नल, स्टेप सिग्नल, सिग्नम, सैम्पलिंग, सिंक, ई रेज टू माइनस टी यू टी। ई रेज टू माइनस टी यू टी मतलब क्या है आपका, ये वाला, ना कि एक सिग्नल ऐसा होता है, एक सिग्नल कैसा होता है, ये होता है, ये इन्फिनाइट पे जाएगा, ये वाला ई रेज टू माइनस टी यू टी। ये सिग्नल आपका, ये सारे के सारे बाउंडेड है। और सेम डेफिनेशन, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल इज इन्फिनाइट देन सिग्नल इज कॉल्ड अनबाउंडेड। लाइक कौन कौन से सिग्नल है आपके, आपका रैम्प सिग्नल, ये इन्फिनाइट को जा रहा है, आपका पैराबोलिक सिग्नल ये इन्फिनाइट को जा रहा है, आपका ई रेज टू टी सिग्नल ये भी कुछ ऐसे ही, ये भी आपका इन्फिनाइट को जा रहा है। ओके, ये सारे सिग्नल आपके अनबाउंडेड हो गए। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर बाउंडेड, अनबाउंडेड और स्टेबल अनस्टेबल के अंदर आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से सिग्नल बाउंडेड है और कौन से अनबाउंडेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चेक स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, एक्स स्क्वायर टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने जैसे प्रीवियस टॉपिक में देखा था, ऐसे आपने टेबल बनाई एक्स टी वाई टी की इन्वर्टेबल और इन्वर्टेबल में, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। हमने इसी से रिलेटेड एक सिग्नल लिखा आउटपुट जो कि है 4, जो कि डीसी इनपुट है, जो कि बाउंडेड है। अब 4 कब मिलेगा आपको, 2 पे मिलेगा, 2 भी बाउंडेड है। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, साइन टी रखेंगे तो साइन स्क्वायर टी मिलेगा जो बाउंडेड है। मतलब साइन टी है तो सिग्नल जो कि इन्फिनाइट ड्यूरेशन के लिए है, बट उसका एम्पलीट्यूड फिक्स है 1 और -1 के बीच में, इसलिए ये हमेशा स्टेबल ही होगा। ओके, दूसरा देखते हैं टी इंटू एक्स टी। तो 2t कब बनेगा, जब आप 2 रख दें t की जगह। ओके, 2 ऑफ एक्स टी बन जाएगा। तो डीसी वैल्यू रख रहे हैं तो हमको 2t देगा। 2t कैसा है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये इन्फिनाइट होती है, इस वजह से ये सेकंड वाला सिग्नल आपका अनबाउंडेड बन गया। ये बनेगा 2 इंटू एक्स टू, ऐसे करके बनेगा, सॉरी ये बनेगा t इंटू एक्स टू। आगे देखते हैं, चलो साइन टी इंटू एक्स टी। ओके, ये तो अनस्टेबल अनबाउंडेड अनस्टेबल है, ठीक है, ऊपर वाला इसको मैं ये ओके, ये देखते हैं, ये साइन टी इंटू एक्स टी। अगर आप एक्स टी की जगह 2 रख रहे हैं, एक्स टी की जगह रख रहे थे इसलिए वहाँ पे 2t था, ठीक है, इसलिए 2t था। तो 2 इंटू साइन टी, 2 इंटू साइन टी आपका बाउंडेड है, साइन बाउंडेड है तो दिस इज स्टेबल। आप u ऑफ एक्स टी रख रहे हैं। ओके, u जो स्टेप फंक्शन है वो हमेशा एम्पलीट्यूड में बाउंडेड ही रहेगा, कभी भी वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है। ओके, तो ये हमारा कुछ भी रखेंगे हमें 1 देगा, और 1 क्या है, बाउंडेड, और कुछ भी जो हम रख रहे हैं वो भी बाउंडेड है, तो हमारा आंसर है स्टेबल सिस्टम। और देखते हैं, हम देखते हैं फिफ्थ, एक्स टी अपॉन साइन टी। अब साइन टी को जैसे ही नीचे रखा, साइन टी कैन बी जीरो, साइन टी कभी ना कभी तो जीरो हो सकता है, तो जहाँ जहाँ वो जीरो होगा हमारा ये पूरा फंक्शन इन्फिनाइट होगा, तो सीधे से ये अनस्टेबल हो गया। ओके, वाई टी इजकल टू टेन ऑफ एक्स टी। टेन ऑपरेटर जो है, टेन हमारा किसी किसी वैल्यू पे टेन पाई बाई 2 पे इन्फिनाइट देता है। ओके, साइन और कॉस के ग्राफ होते हैं ऐसे कि 1 से -1 के बीच में, 10 नहीं, तो ये आपका अनस्टेबल हो गया। डिफ्रेंशिएशन आपने किया, डिफ्रेंशिएशन आपका कभी कभी इन्फिनाइट वैल्यू दे देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर यूटी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ सब एक साथ है, थोड़ा सा मैं यहाँ अलग अलग कर देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन 8th है, ये 9th है, ये 7th है इसी तरह, तो ये 7th है। अगर आप यूटी रख रहे हैं, यूटी का डिफरेंशिएशन क्या आपको पहले से बताया, डेल टी, इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन 0 पे क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे इन्फिनाइट, ये अनबाउंडेड है, तो आपको जो डिफरेंशिएशन है वो कभी ना कभी अनबाउंडेड हो ही जाता है। आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी टी यू टी, अगर आप यू टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आपको रैम्प फंक्शन देगा, रैम्प फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड, तो आपका ये भी अनबाउंडेड। तो हमेशा जैसे हमने स्टैटिक डायनेमिक पढ़ा, सब कुछ पढ़े काफ़ी सारे, तो सब में पर्टिकुलर हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए देखा था उस जगह पे कि हमारा फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हमारा अनबाउंडेड है दोनों। अब लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -∞ से टी कॉस टाउ एक्स टाउ डी टी, इसका देखते हैं। ओके, अगर आप 1 रख रहे हैं, डीसी वैल्यू रख रहे हैं एक्स टी की जगह, तो आपको क्या देगा, साइन टाउ -∞ से टी, ये आपका बाउंडेड है वैल्यू, इसमें कुछ भी रखोगे साइन आ गया फंक्शन तो बाउंडेड है। अब क्या करो, आप यू टाउ यूटी रख दो, यूटी रख दो,
यूटी के लिए चेक करो, यूटी अपने आप में बाउंडेड इनपुट है और आपको हमेशा बाउंडेड इनपुट रख के ही चेक करना है, ये तो कंडीशन है ही इस क्राइटेरिया की। तो यूटी रखा, ये आपका क्या बन गया, कॉस टाउ डी टाउ 0 से टी। यूटी क्या करेगा, केवल लिमिट को डिफाइन करेगा, जो माइनस इन्फिनिटी से टी थी वो 0 से टी बन गई, कॉस टाउ डी टाउ। ये आपका इंटीग्रेशन दे देगा साइन टाउ, ये भी आपका बाउंडेड है। आप कॉस टाउ कॉस टी रख के देख लो, ये भी आपका कॉस टाउ इंटू कॉस टाउ कॉस स्क्वायर टाउ और 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2, यहाँ पे निकला ये, ठीक है, इसको बोलेंगे कल्प्रिट। ये 1 प्लस जो आया 1/2 आया, तो 1/2 ये टाउ माइनस इन्फिनिटी से टी, ये आपको क्या देगा, टी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी प्लस टी मतलब इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी आ गया। तो एक चीज़ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो याद रखेंगे हमेशा, मैं बता देता हूँ कि कभी भी आप स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको किसी भी सिग्नल की, सिस्टम की, तो आप क्या करेंगे, उसमें एटलीस्ट 3 तरीके के बाउंडेड इनपुट सिग्नल लगा के देखेंगे। कौन कौन से, यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1, आप डीसी सिग्नल लगा के देखेंगे, ठीक है, DC 2, 3, 5 समथिंग कुछ भी वैल्यू, ठीक है, डीसी इनपुट लगा के देखेंगे जो कि बाउंडेड है। आप U लगा के देखेंगे, ओके, जो कि बाउंडेड है। और तीसरा, ठीक है, आप साइन टी और कॉस टी दोनों को या एक को लगा के देखेंगे, एक में अनबाउंडेड आ गया तो पता चल गया। आप इन तीनों पे जब चेक कर लें और फिर भी वो बाउंडेड ही आ रहा है आपका हर बार आंसर, तो आप बोले कि आपका जो सिस्टम है वो बाउंडेड सिस्टम या स्टेबल सिस्टम है। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इस एग्जाम्पल में, डीसी के लिए बाउंडेड आ गया, यूटी के लिए बाउंडेड आ गया, साइन टी के लिए बाउंडेड आ गया, लेकिन कॉस टी के लिए ये अनबाउंडेड बन गया। तो फाइनली क्या है, हमने क्या बोला, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर वो अनबाउंडेड बन रहा है तो वो नॉन स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो ये हमारा जो सिग्नल है ये वाला अनस्टेबल सिग्नल हो गया, ये वाला माइनस इन्फिनिटी से टी कॉस टाउ एक्स टी डी टाउ, एक्स टाउ डी टाउ, ठीक है। तो अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जो हमने ये 6 तरीके के पढ़े, जिसमें से कि 2 की मदद से लीनियर नॉन लीनियर और टाइम वेरिएंट की कॉन्सेप्ट की मदद से हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 4 तरीके होते हैं टू डिफाइन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ LTI सिस्टम। LTI सिस्टम क्या है, एक तरीके का ये क्या है सिस्टम, आपने इनपुट डाला आपको आउटपुट मिल गया। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप 4 तरीके यूज़ कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो पूरा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लग गया। बाय प्रोवाइडिंग इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, इम्पल्स रेस्पॉन्स जिसको हम डिफाइन करते हैं ST से। ओके, बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, YS, अगर आप S डोमेन में बोलें YS अपॉन XS क्या होता है, आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। और बाय प्रोवाइडिंग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, 4 तरीकों से, तो 1 by 1 देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द LTI सिस्टम। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल आपने अगर किसी LTI सिस्टम में डाला और जो हमको रेस्पॉन्स मिलेगा वो हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स है। मतलब इम्पल्स फंक्शन एज अ इनपुट अगर आप किसी सिस्टम में दे रहे हैं और जो आपको आउटपुट में मिल रहा है वो आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा उस सिस्टम का। तो ST से डिनोट करते हैं। इट इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम व्हेन इनपुट इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल। इट हेल्प्स इन द आउटपुट कैलकुलेशन व्हेन आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय टाइम डोमेन अप्रोच। ठीक है, टाइम डोमेन अप्रोच, एक्सेस और वो YS ऊपर जो था ये हमारा S डोमेन अप्रोच था, ये टाइम डोमेन है और ये आपका S डोमेन अप्रोच है। और पहला वाला आपका प्योर मैथमेटिकल है, उसको यहाँ देखते नहीं है। और फोर्थ वाला आपका प्योर ग्राफिकल है। ओके, सपोज LTI सिस्टम इनपुट इज XT, मान लो इनपुट ये है, एंड सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ST, देन सिस्टम आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट जो होगा वो XT कन्वोल्यूशन ST। तो आप जो सिस्टम इनपुट है उसको आप इम्पल्स रिस्पॉन्स के संग कन्वॉल्व कर दो तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, चेक आउटपुट ऑफ सिस्टम गिवन बिलो। ST हमको यहाँ पर्टिकुलर दिया है, UT, मतलब हमें अगर आउटपुट निकालना है तो हमको UT के संग अपने जो भी XT होगा जो भी उसको कन्वॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे ST फिक्स हो गया UT पे, तो UT क्या होता है, UT RT होता है, तो ये हमको RT दे देगा। और R of t माइनस 1 इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा फिक्स है UT पे, तो RT UT फिर से PT, बस यहाँ पे t माइनस 1 है तो PT माइनस 1, सिंपल एकदम से। ऑब्टेन इम्पल्स रिस्पॉन्स HT फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। थोड़े और अब ऊपर के फंक्शन आते हैं, x of t प्लस 1 प्लस x of t माइनस 2। XT हमको डेल्टी दिया है यहाँ पे, YT हमारा ST के इक्वल होगा, तो ये हमारा क्या होगा, YT ST इसके इक्वल होगा। ओके, तो YT क्या होगा, डेल ऑफ t प्लस 1
आप इसको डेल टी से कन्वॉल्व कर दो इस सिग्नल को। ओके, तो जब ये होगा तो या डेल ऑफ टी प्लस वन और डेल ऑफ टी माइनस टू बन जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको वाई टी दिया था और हमसे इनपुट पूछा था, ये वाई टी दिया है, वाई टी दिया है। अच्छा, वाई टी को देख के जिसने सिग्नल बेसिक्स पढ़ा है सही से वो देख के बता सकता है कि इसको आपने एक्स ऑफ टी हमारा होता है सिंपल, एक्स ऑफ टी प्लस वन बन गया, कैसे बना, डेल ऑफ टी प्लस वन से हमने इसको कन्वॉल्व किया होगा, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन से। तो इससे समझ में आता है कि एक्स टी हमारा एक इम्पल्स फंक्शन है और उससे हमने कन्वॉल्व किया है, तो वो हमारा ये है, इससे हमने कन्वॉल्व किया है। ओके, वाई टी इजकल टू एस टी, डेल ऑफ टी प्लस वन और डेल ऑफ टी माइनस टू से कन्वॉल्व करेंगे अगर किसको, एक्स टी को, तो हमें आउटपुट में ये मिलेगा, वाई टी इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टाउ डी टाउ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेल टाउ रखेंगे, ओके, वन इंटू डेल टाउ डी टाउ, जो हमको क्या दे देगा, यू टी। मतलब यहाँ पे एक्स टाउ है और हमारा क्या एस टी क्या है, इम्पल्स फंक्शन डेल टाउ, तो इसको हम डेल टाउ के संग कन्वॉल्व कर देंगे। तो डेल टाउ का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू टी, स्टेप फंक्शन। तो आंसर स्टेप फंक्शन। एक क्वेश्चन देखते हैं, वाई टी जो है ये फिगर है हमारे पास, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू तक हमारा सिग्नल है जिसका हाइट है वन बाई टी। तो वाई टी वन बाई टी, टी माइनस टी बाई टू, टी प्लस टी बाई टू, एक्स टाउ डी टाउ, इसको इंटीग्रेट करना है हमसे, ये हमें दिया है, हमसे एच टी पूछा है। ओके, ये हमें ये एस टी का ग्राफ भी दिया है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे वन अपॉन टी, ठीक है, टी माइनस टी बाई टू, टी प्लस टी बाई टू, डेल टाउ डी टाउ। तो एक्स टी को हम रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं एक्स टी को, डेल टाउ से, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन से। तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, यू टाउ, ठीक है, ये हमने देखा था, क्योंकि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, एस टी सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा एच टी हम निकाल रहे हैं यहाँ से, वन अपॉन टी यू टाउ, इसमें ये वैल्यू लगाई, तो यू ऑफ टी प्लस टी बाई टू माइनस यू ऑफ टी माइनस टी बाई टू, इसको हमने ड्रॉ किया है, फिर इसकी मदद से इसको ड्रॉ कर दिया, और इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, इसकी हाइट या एम्पलीट्यूड है। इस तरीके से कर सकते हैं, और करेंगे तो क्लियरिटी आएगी अगले लेक्चर में। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स एस टी इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। जो कि सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स एस टी है, उसका फोरियर या फोरियर ट्रांसफॉर्म बोले या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोले, जैसे मैंने बताया वाई एस अपॉन एक्सेस, ये क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है। ये कहाँ से आया, वाई टी इजकल टू क्या होता है, एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एच टी इजकल टू वाई टी डिवाइडेड बाई एक्स टी। अब इसी एच टी का आप इस इक्वेशन का आप क्या ले लो, लाप्लास ले लो, ये क्या बन जाएगा, वाई एस अपॉन एक्सेस। तो ये जो वाई एस अपॉन एक्सेस होता है ये क्या होता है, आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है सिस्टम का, इक्वल टू एच टी होता है, एच टी के इक्वल होता है। ओके, और ये हम फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी निकाल सकते हैं, लाप्लास से भी। ओके, अगला हेडिंग ही यही है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एल टी आई सिस्टम। इट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स का, ठीक है। इट हेल्प्स इन द आउटपुट कैलकुलेशन व्हेन आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच या एस डोमेन। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच से करेंगे तब हम कैसे निकाल सकते हैं, इन्हीं की मदद से निकाल सकते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है, वही वाली बात कि वाई एस और एक्सेस का रेशियो टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट व्हेन इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वाई एस अपॉन एक्सेस है, लेकिन जीरो इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए, इसको कभी भूलेंगे नहीं कि बात कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन की, वो तभी होगा जब जीरो इनिशियल कंडीशन पे हम बात करेंगे। ओके, तो एच एस इज वाई एस अपॉन एक्सेस, जीरो इनिशियल कंडीशन। नोट वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इंक्लूड्स जीरो इनिशियल कंडीशन टू मेक द सिस्टम एलटीआई। और ऐसा हम क्यों करते हैं, सिस्टम को एलटीआई बनाने के लिए, और हम सारा जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सब एलटीआई सिस्टम के लिए ही कर रहे हैं। अगर इनिशियल कंडीशंस को जीरो नहीं करेंगे तो वो नॉन एलटीआई सिस्टम बन जाएगा, मतलब लीनियर नहीं रहेगा या टाइम इनवेरिएंट नहीं रहेगा, जो उसकी कंडीशन हमने देखी थी। मतलब क्या करें हम, अगर स्केलिंग कर दें या शिफ्टिंग कर दें, ठीक है, वो कब होगा, जब आपकी इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं होगी, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए उसको एलटीआई बनाए रखने के लिए हम जीरो इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। इफ इनिशियल कंडीशंस आर नॉट जीरो, इन केस अगर नॉन जीरो होती है, देन सिस्टम विल बी नॉन एलटीआई एंड वी कांट राइट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। हम ट्रांसफर फंक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि सिस्टम ही हमारा एलटीआई नहीं रहा, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलटीआई, सिस्टम के लिए ही डिफाइंड होता है।
ओके, लास्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट सिस्टम आउटपुट इफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज, हमको ट्रांसफर फंक्शन दिया है, तो इसको देख के हमें क्या समझ में आया, ये वाई एस अपॉन एक्स के इक्वल है। ओके, और फॉर द फॉलोइंग इनपुट, हमें इनपुट भी दिए हैं, तो वाई टी इजकल टू एक्स टी कन्वोल्यूशन एस टी, वाई एस एक्सेस कन्वोल्यूशन मल्टीप्लाई, ठीक है, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन एस डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एस डोमेन मतलब लाप्लास। अगर दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन हो रहा है और आपको कन्वोल्यूशन नहीं करना, तो आप उनका लाप्लास निकाल लो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो उनको। अब जैसे यहाँ पे एक्स टी हमारा ये था, डेल ऑफ टी प्लस टू, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो ई रेस टू टू एस होता है। तो एक्सेस हमने लिखा ई रेस टू टू एस, एच एस क्या है हमारा, वो हमको दिया हुआ है, तो हम सीधे वाई एस निकाल सकते हैं। अच्छा, वाई एस जो निकला, अब इसको हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी लगाना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा इसका, तब हमें वाई टी मिलेगा। तो इसका इन्वर्स ई रेस टू माइनस टी प्लस टू यू ऑफ टी प्लस टू हो जाएगा। ओके, सेकंड आते हैं। सेकंड में वाई एस इजकल टू सेम वही चीज़, ठीक है, एक्सेस हमें दिया हुआ है 1/s+2, ये हमें दिया हुआ है, ये यहाँ से दिया हुआ है, ये हमें दिया था, इसका जो लाप्लास निकालेंगे वो ये होगा 1/s+2। हमें xt दिया था, हमें xt दिया था और ht दोनों दिए थे। st सीधे हमें hs के फॉर्म में दिया है। ओके, तो एक्सेस हमने निकाल लिया xt से, hs हमको दिया था, ये हमारा आ गया, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, अलग अलग किया और इसका इन्वर्स निकाल के हमारा आंसर आ गया ये हमारा वाई टी आ गया, ई रेस टू माइनस टी यू टी माइनस ई रेस टू माइनस टू टी यू टी के इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, और ये हमने कुछ नहीं फॉर्मूले लिखे हैं कि ये इसके होता है इसका लाप्लास और इसका ये होता है, बस। तो सिंपल सी चीज़ है, मतलब यहाँ पे क्या रिलेशन याद रखना है, यहाँ पे केवल इतना रिलेशन याद रखना है, ये वाई टी इजकल टू एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी, या फिर वाई एस इजकल टू एक्स एस इंटू एच एस, बस इतना याद रखेंगे। कभी भी आपको ये तीनों मिले, इनमें से दो आपको पता है, तो तीसरा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए बस।